दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम आभा है। घर के काम करते करते एक दिन मैं इस दुनिया से ही चली जाऊंगी, लेकिन फिर भी मेरे ससुराल वालों का मुंह कभी सीधा नहीं होगा। मैं उनको खुश करने की हर तरह से कोशिश करती थी। उनके लिए खाना बनाती थी, घर की साफ सफाई करती थी, घर का हर कोना चमकाकर और खुशबू से महकाकर रखती थी। गर्मी हो या सर्दी, मैं अपनी सेहत कभी नहीं देखती थी। बस इस घर और इस घर के परिवार के लोगों को खुश रखने की हर तरह से कोशिश करती थी। मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था। मुझसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुकिंग हर काम आता था। और यही वजह थी कि इस घर के लोगों ने मेरे हुनर को रौंद दिया था और मुझे हमेशा नौकरानी बनाकर इस्तेमाल किया था। कोई भी मेरे हुनर की तारीफ नहीं करता था, कोई भी मेरे हुनर की वजह से मेरी इज्जत नहीं करता था। हर किसी ने मेरे हुनर का गलत इस्तेमाल किया था। जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरे मायके के जितने भी कपड़े थे, जब मैंने उन्हें ससुराल में पहना, तो सबको मेरे कपड़े बहुत पसंद आते थे। मैंने उन लोगों को बताया कि ये कपड़े मैंने खुद सिले हैं। मैं बहुत अच्छी सिलाई करती हूँ। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया हुआ है। जब मैंने अच्छा खाना बनाया, तो तब भी सबने बहुत तारीफ़ की। तो मैंने बताया कि खाना बनाना मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। ससुराल में सबको मेरे हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता था, इसलिए मेरी सास ने घर की रसोई को मेरे हवाले कर दिया और कहा कि तुम ही सबके लिए खाना बनाया करोगी। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि ससुराल में जाने के बाद तुम्हारी सास तुम्हें जो भी काम दे, उसे पूरी आज्ञा के साथ करना। मुझे खाना बनाने पर कोई एतराज़ तो नहीं था, लेकिन यहाँ का परिवार बहुत बड़ा था। मुझे लगा कि मैं रसोई संभालूंगी तो कोई न कोई मेरी मदद ज़रूर किया करेगा। घर में मेरी जवान नंद मौजूद थी, जेठानी थी, सास थी। लेकिन जब मैंने घर के कामकाज करना शुरू किया, रसोई में खाना बनाया, तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मुझे लगा हो सकता है कि कुछ दिन के बाद कोई मेरी मदद कर दिया करेगा, लेकिन वक्त गुजरता गया। मैं हर रोज़ सबके लिए खाना बनाया करती थी। मैं हर रोज़ सबके लिए खाना बनाया करती थी, मगर कोई भी मेरे खाना बनाने में मदद नहीं करता था। यहाँ तक कि कोई किचन में दाखिल भी नहीं होता था। सबको अपने लिए अपनी अपनी पसंद का खाना मुझसे बनवाना होता और हर कोई यही कहता कि तुम्हारे हाथ का खाना बहुत टेस्टी होता है। एक तरफ वो लोग मेरे हाथ के बने खाने की तारीफ करते थे, तो दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता था जैसे ये लोग बार बार मेरी तारीफ करके मेरे हाथ का बना खाना खा तो रहे हैं, लेकिन मेरी इज्जत जैसे यहाँ खोती जा रही है। मेरे पति अक्षय, उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा था, इतना ही काफ़ी नहीं था। मेरी जेठानी, सास और नंद सभी मुझ पर हुक्म चलाया करती थी। मुझे लगता था कि ससुराल ऐसा ही होता है, यहाँ सब कुछ बर्दाश्त करते रहना होता है। लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ साथ वो लोग मेरे साथ व्यवहार भी बदलते जा रहे थे। इन लोगों के व्यवहार में कड़वाहट आ गई थी। हर कोई मुझे ऐसे ट्रीट करता था, ऐसे हुक्म देता था जैसे मैं उस घर की बहू नहीं बल्कि कोई नौकरानी हूँ। मेरी जेठानी हमेशा अपने कमरे में आराम करती थी। सास और नंद भी अपने आराम में लगी रहती थी। काफ़ी समय इसी तरह से गुजर गया। फिर एक दिन मेरी सास ने कहा कि हम लोग इतने पैसे टेलर को देते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, घर में तो खुद टेलर मौजूद है, हमारी बहू आभा से तो हर काम बहुत अच्छा आता है। एक दिन उन्होंने कहा, बहू तुम एक काम करो, तुम हम सब के कपड़े सिल दिया करो। मैंने कहा, मम्मी जी, लेकिन मुझे घर पर बहुत काम होते हैं, मैं कैसे सिलाई कर सकती हूँ। तभी मेरी जेठानी बोली, अरे तुम्हारे पास तो काफ़ी सारा फ्री टाइम होता है, तुम खाना ही तो बनाती हो, उसके बाद तो फ्री ही रहती हो ना, रात को लेट नाइट तक सिलाई कर लिया करो। मैंने उनसे बहुत इनकार किया, लेकिन अगले दिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे आगे सिलाई मशीन रख दी और कपड़े भी रख दिए। अब मुझ पर सिलाई का लोड भी डाल दिया गया था। मैं परेशान हो गई थी। मैं चुपचाप इन लोगों की मर्जी के मुताबिक काम करती थी। वक्त काफ़ी गुजर गया था। मेरे पास एक बेटा भी था। मेरा बेटा छोटा था। आज भी मैं खाना बनाने के बाद सिलाई मशीन पर बैठी हुई थी। थकन से मेरा शरीर चूर हो रहा था। मेरी सास अब सिर्फ घर के लोगों के ही कपड़े नहीं, बल्कि आस पड़ोस के लोगों की भी बात कर आई थी
कि हमारी बहू बहुत अच्छी सिलाई करती है। अब वो लोग सिर्फ मुझसे घर के ही सभी काम नहीं करवाते थे, बल्कि उन्होंने मोहल्ले के लोगों से कपड़े सिलवाकर उनसे जो पैसे मिलते थे, वो मेरी सास अपने पास रख लिया करती थी। मेहनत मेरी होती थी और पैसे उनको मिलते थे। काम सारे मेरे होते थे और तारीफ उन लोगों को मिलती थी। ये बात मुझे काफ़ी समय से पता थी, लेकिन अभी तक मैंने अपना मुंह नहीं खोला था। मैंने इस बारे में अपने पति से भी कई बार बात की थी, लेकिन वो हर बात अपने घरवालों की बात पर खामोश रहते थे। उन्होंने कभी मेरी साइड लेने की कोशिश ही नहीं की थी। कभी ये नहीं कहा था कि इस घर के सारे काम हमेशा मेरी पत्नी ही करती है। घर में इतनी औरतें होने के बावजूद भी और कोई घर के काम के लिए आगे क्यों नहीं आता? लेकिन एहसानों तले दबे हुए थे। उन्हें सिर्फ अपने कामों की लगी रहती थी। वो वही करते थे जो उनका मन करता था। कभी उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी, कभी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया था। शुरू शुरू में उनका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा होता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे शादीशुदा जिंदगी से उनका दिल भर गया था। मैं दिन रात परेशान रहती थी, थकन से चूर रहती थी। अपने बच्चे का ख्याल रखने का भी मुझे समय नहीं मिलता था। प्रेगनेंसी के दिनों में और डिलीवरी के बाद भी मुझे इस घर में कभी आराम करने को नहीं मिला था। मैं आंगन में बैठी पैर से सिलाई मशीन चला रही थी और कमरे में मेरा बेटा अंकुश बंधा हुआ था, जो गर्मी और नींद की वजह से लगातार रोए जा रहा था। आज मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों के कपड़े मुझे लाकर उन्हें सिलने का हुक्म दिया था। मेरी सास को वैसे भी दिखावा करने का बहुत शौक था और अब तो मैं जितने कपड़े सिलती थी, उनसे उनको ही फायदा होता था। वो एक साड़ी के ब्लाउज के 150 रुपये और एक सूट के 250 रुपये लेती थी। मुझे वो 1 रुपया तक नहीं देती थी। मैंने कई बार उनसे पैसे मांगने की कोशिश भी की थी, तो वो कहती थी कि हमारे घर में रहती है, हमारे बेटे की कमाई पर पलती है और हमसे ही पैसे मांग रही है। अगर इस घर में रहना है तो जो हुनर तुझ में है उसका फ़ायदा तो दिखाना ही पड़ेगा। मैं खामोश हो जाती थी। मैं हर बार यही सोचती थी कि एक न एक दिन तो मेरी ज़िंदगी में अच्छे दिन भी आएंगे। इन लोगों को मेरी कदर ज़रूर होगी, मगर पता नहीं वो दिन कब आएगा। मेरी सास ने मेरे सामने पूरे 11 सूट लाकर रख दिए थे। उसके अलावा एक साड़ी भी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे रिश्तेदार के यहाँ शादी है। इन सब लोगों को मैंने बताया था कि तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो। पहले भी तुमने उनके लिए कपड़े सिले हैं, उन्हें बहुत पसंद आए थे। अब ये लोग कह रहे हैं कि पहनेंगे तो तुम्हारे हाथ के ही सिले हुए कपड़े पहनेंगे। मैं उनसे कुछ भी नहीं कह पाई थी और खामोशी से घर का काम निपटाने के बाद सिलाई मशीन पर बैठ गई थी। मुझे इस घर में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी सेहत भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। कई साल गुजर गए थे, मैं अपने मायके भी नहीं गई थी। लेकिन मैं जब अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाती, तो हर कोई मुझे देखकर कहता कि आभा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम शादीशुदा हो। तुमने अपनी हालत कैसी बना ली है? तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो। तुम ऐसी तो नहीं थी। मैंने कभी किसी को नहीं बताया था कि ससुराल में मेरे साथ कैसा सुलूक होता है। मैं हर किसी से यही कहती थी कि मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मुझे अपने घर में एडजस्ट करके रहना है। मेरी जेठानी बहुत चालाक औरत थी। वो अपने मायके से महंगे महंगे तोहफे मंगवाया करती थी, सास और नंद को देती थी, जिससे मेरी सास और नंद मेरी जेठानी के आगे पीछे मंडराती रहती थी। और यही वजह थी कि मेरे इस घर में कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि मेरे मायके वाले ना तो ज़्यादा अमीर थे और ना ही वहाँ से तोहफे आते थे। कभी कभी तो मुझे खुद से ही घिन आने लगती थी कि मैं क्यों एक मशीन की तरह इस्तेमाल होती हूँ। मुझे अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, मगर मैं ऐसा कभी नहीं कर पाई थी। सुबह सवेरे उठना, सफाई करना, सबके लिए नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना, उसके बाद शाम को कपड़ों की कटिंग करना, फिर रात का खाना बनाना और देर रात तक कटिंग किए हुए कपड़ों को सिलना, यही मेरी ज़िंदगी का रूटीन बन गया था। मेरे पति तो सुबह सवेरे ही प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाते थे। उन्हें कभी मेरी और अपने बेटे की फिक्र नहीं हुई थी। उन्होंने कभी मेरे बेटे को भी ठीक से समय नहीं दिया था। वो ज़्यादातर समय घर से बाहर गुजारते थे। मुझे मेरी सास ने जो इन कपड़ों को सिलने का ऑर्डर दिया था, ये मुझे 3 दिन के अंदर अंदर सिलने थे। मेरी सास ने कहा था कि मैंने जिनके ये कपड़े हैं उन लोगों से वादा किया है कि 3 दिन में उनको उनके कपड़े दे दिए जाएंगे। उन लोगों ने मुझे ज़्यादा पैसे देने के लिए कहा है, तो तुम उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिल दो। इसमें तुम्हारी ही भलाई होगी। मैंने कहा, मम्मी जी,
लेकिन मैं रात के 3 बजे तक सिलाई करती हूँ और आप जानती हैं कि अंकुश भी अभी छोटा है। वो मुझे बहुत परेशान करता है। दिन में भी मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं मशीन लेकर बैठ सकूं। आप क्यों नहीं समझ रही हैं कि ये सब मुझसे नहीं हो सकता? मेरी सास ने कहा कि क्यों नहीं हो सकता, अपने बेटे को सुला दो। जितनी देर वो सोता रहे उतनी देर सिलाई करती रहो। इतना कहकर वो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई थी। मैं वहीं मशीन के पास खड़ी उदास हो गई थी और सोच रही थी कि क्या इस समाज में बेटियों को बहू बनाने के बाद ऐसा व्यवहार किया जाता है? अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? क्यों हमें मशीन समझा जाता है? क्यों हमें इंसान समझकर हमारी तकलीफ, हमारी सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं अपने पति से बात करती तो वो भी यही कहते कि जैसा मम्मी जी कहती हैं वैसा ही करो। इसलिए मैं खामोशी से अपने बेटे को सुलाने चली गई और उसके बाद सिलाई मशीन पर कपड़े सिलने बैठ गई। मेरे हाथ दुख जाते थे, आंखों में दर्द होने लगता था, आंखों में चुभन होने लगती थी। मन करता था कि कुछ देर सो जाऊं, लेकिन मुझे सुबह सवेरे भी जल्दी उठना होता था। मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे। शरीर का रंग बहुत ज़्यादा सांवला हो गया था। न मुझे पेट भरकर खाना मिलता था, न ही नींद पूरी होती थी और न ही शरीर का दर्द कभी ख़त्म होता था। मैंने जैसे तैसे 3 दिन में उन कपड़ों की सिलाई कर दी थी। मैं सारी सारी रात जागती रही थी, 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई थी। मुझे नींद तो बहुत आ रही थी, मगर क्या करती? ज़्यादा नींद आने के कारण मुझसे कई बार गलत सिलाई लग गई थी। ये बात मैं जानती थी, मगर मैं क्या करती? मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं अपने गलत काम को ठीक कर सकूं। अगर मैं अपनी गलती को सुधारने बैठ जाती तो मुझे और समय लग जाना था। इसलिए मैंने सोचा कि जो काम हो रहा है उसे होने दिया जाए। मेरे पास वक्त बहुत कम था। अगर मैं अपनी सास के कहने के मुताबिक नहीं चलती तो फिर वो मुझे बहुत बातें सुनाती, मेरे पति के सामने मेरी शिकायतें लेकर बैठ जाती। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति मुझे डांटे या उनकी नज़रों में मेरी इज्जत कम हो जाए। मुझे कुछ भी करके अपने आप को न्योछावर करके भी इस घर में एडजस्ट करना था। 3 दिन पूरे हो गए थे, लेकिन अभी सारे कपड़े पूरे नहीं हुए थे। 2 सूट उसमें से रह गए थे, जिसमें से मुझे एक सूट का दुपट्टा तैयार करना था और एक का पजामा रह गया था। 3 दिन पूरे होते ही मेरी सास ने मुझसे सारे कपड़े मांगे। मैंने उन्हें बताया कि मम्मी जी, अभी सारे कपड़े तैयार नहीं हुए, आप मुझे 2 दिन का मौका और दीजिए, मैं सारे कपड़े तैयार करके दे दूंगी। मेरा इतना ही कहना था कि मेरी सास की आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्होंने कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैंने तुम पर भरोसा करके उनको 3 दिन का समय दिया था। अरे उनके यहाँ कल शादी है, उन लोगों को वो कपड़े शादी में पहनने हैं और तुम कहती हो कि 2 दिन का समय और दे दूं, शादी सर पर है। मैंने भी बड़ी हिम्मत करके अपना मुंह खोला और कहा कि मम्मी जी, आपने मुझसे पूछकर तो सिलाई का ऑर्डर नहीं लिया था, ये आपकी खुद की मर्जी थी। आपको पता है कि मुझ पर पहले ही घर के बहुत सारे काम होते हैं। आप एक काम क्यों नहीं करती? अगर आपको मेरे सिलाई करने से इतना ही फ़ायदा होता है तो आप घर का काम खुद कर लीजिए। मैं सिलाई कर लिया करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी सास ने एक झटके से मेरे बाल पकड़ लिए और बोली, मेरे सामने ज़ुबान चलाती है, मैं तेरी ज़ुबान खींच लूँगी। तुझे पता नहीं है कि मुझे तुझ पर कितना गुस्सा आ रहा है। आज ऐसा पहली बार था कि उन्होंने गुस्से में मेरे बाल पकड़े थे। वो मेरे साथ हमेशा गलत व्यवहार तो करती थी, लेकिन मुझ पर जानलेवा हमला उन्होंने कभी नहीं किया था। उन्हें अपने पैसों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि अगर वो समय पर कपड़े सिलवा कर दे देंगी तो उन्हें हर एक सूट के डबल पैसे मिलेंगे। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, तभी मेरी जेठानी आ गई और कहने लगी, अरे मम्मी जी, क्या हो गया है? क्यों इसके बाल पकड़ रही हो? मम्मी जी ने एक झटके से मेरे बाल छोड़ दिए और कहा, ये ज़रूर आज मेरी नाक कटवाएगी। मैंने अपने बालों को सहलाया। मुझे दर्द हुआ था, लेकिन मेरा दर्द यहाँ किसी को कहाँ दिखाई देता था। मैं रोती हुई सिलाई मशीन पर बैठ गई थी। उधर कमरे में मेरा बेटा रो रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं अपने बेटे को कमरे से उठाकर ले आई और अपनी गोद में बिठा लिया। मेरी नंद रश्मि फ़ोन चलाती हुई बाहर आई। मैंने उसे आवाज़ लगाकर कहा, रश्मि, ज़रा अंकुश को संभाल लो, ये बहुत ही रो रहा है। मुझे कपड़े सिलने हैं। अगर आज रात तक कपड़े तैयार नहीं हुए तो मम्मी जी बहुत नाराज़ हो जाएंगी। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मेरी बात सुनकर रश्मि ने अपने होठ सिकोड़ लिए और 2 कदम पीछे हट गई, जैसे मैं कोई छूत की बीमारी हूँ।
उसने कहा, रहने दो भाभी, अपना बेटा मुझे मत दो। दिखाई नहीं देता मैं वॉक पर जा रही हूँ। वैसे भी तुम्हारा बेटा हमेशा रोता रहता है, इसे गोद में लूंगी तो मेरे कपड़े भी खराब कर देगा। अरे तुम्हारा बच्चा है, तुम ही इसे संभालो। इतना कहकर वो पलटी और बाहर चली गई। फिर मैंने अपने 1 साल के बेटे की रोने की आवाज़ को कुछ देर के लिए दबा दिया। उसे रोता हुआ कमरे में छोड़ आई और सिलाई मशीन पर बैठ गई। उसके रोने की एक एक चीख मेरे दिल पर तीर की तरह लग रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं कैसी माँ हूँ जो इन लोगों के हाथों इतनी मजबूर हो चुकी हूँ कि अपनी औलाद को गोद में भी नहीं ले सकती। मेरे पास इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि मैं उसे अपने हाथों से खाना खिला सकती। मैं हर समय काम में लगने की खातिर खाना उसके आगे रख देती थी। वो मासूम 1 साल का बच्चा कुछ भी नहीं जानता था। वो खुद ही जैसे तैसे खाने से अपने हाथ पैर खुद ही गंदे कर लेता था। सारा खाना जमीन पर गिरा देता था। मैं जानती थी कि खाना उसके पेट में नहीं गया, लेकिन मैं क्या करती? ये सब करना मेरी मजबूरी थी। अगर इस घर में कोई मुझे नहीं देखता था, तो मेरे बेटे को भी नहीं देखता था। आधा घंटा हो गया था मुझे सिलाई करते हुए। मेरे हाथ दर्द करने लगे थे। अंदर से मेरा बेटा लगातार रो रहा था। इतना ज़्यादा रो रहा था कि उसका गला सूख गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैं भागकर उसके पास गई। मैंने उसे पानी पिलाया, डायपर बदला, दूध पिलाकर उसे चुपचाप करवाया। मैं एक माँ थी, अपने बेटे की ऐसी हालत और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी सब में काफ़ी समय गुजर गया था। शाम के 7 बजे तक का समय मेरी सास ने मुझे दिया था, लेकिन अब 5 बज चुके थे। 7 तक जैसे तैसे मैंने कपड़े तैयार करके अपनी सास के हवाले किए, तो मेरी सास ने गुस्से भरी नज़रों से मुझे देखा। उन्होंने कपड़े चेक किए, समय पूरा हो गया था, लेकिन अभी भी एक दुपट्टे पर लेस नहीं लगी थी। मेरी सास को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, "तू मुझे बेवकूफ़ बना रही है। अभी भी कपड़े पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब और कितना समय तुझे चाहिए? हमारी तो किस्मत ही खराब है जो तेरे जैसी सुस्त और कामचोर बहू मिली है। पति की कमाई पर पल रही है और एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती।" मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे हाथ में अभी भी कैंची थी। मैंने धीरे से कहा, "मम्मी जी, अंकुश बहुत रो रहा था। उसका डायपर बदलना पड़ा और उसे चुप करवाना पड़ा, इसलिए थोड़ी देर हो गई। और आपने मुझे सिर्फ 7 बजे तक का ही टाइम दिया था। टाइम पूरा हो गया। मुझे अभी और आधा घंटा चाहिए था, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मुझे समय नहीं देती, इसलिए जितना काम इतने समय में मुझसे हो सका मैंने कर दिया।" लेकिन मेरी सफाई सुनकर उनका गुस्सा और भी बढ़ गया था। शोर की आवाज़ सुनकर घर के सभी सदस्य बाहर आ गए थे। उन्हें लगा कि वो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। वो अपनी जगह से आगे बढ़ी और मेरी तरफ आईं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उन्होंने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। पूरे कमरे में थप्पड़ की आवाज़ गूंज गई थी। फिर गुस्से में बोली कि बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। एक बेटा क्या पैदा कर दिया है? कौन सा बड़ा तीर मार लिया? इसी को बहाना बनाकर अपनी काम चोरी छुपा रही है। मेरा गाल पूरी तरह से जल रहा था। दर्द सिर्फ मेरे चेहरे पर नहीं था, सीधे मेरे दिल पर भी उतर गया था। मेरी जेठानी, नन, जेठ और मेरे पति सब खामोशी से ये तमाशा देख रहे थे। कोई भी मेरी साइड लेने के लिए आगे नहीं आया था। मैंने कितना समय इस घर में लगा दिया था, चुपचाप सर झुकाकर जैसा मेरी सास कहती रही, मैं हमेशा वैसा ही करती रही। मैं आज भी बिल्कुल खामोश थी और ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मेरी नंद रश्मि मुंह छुपाकर हंस रही थी और बाकी सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे सारी गलती मेरी ही हो। किसी ने मेरे लिए एक शब्द तक नहीं कहा था। किसी को मुझ पर तरस नहीं आया, जो इस घर में हमेशा एक रोबोट की तरह इस्तेमाल की जाती है। गर्मी हो या सर्दी हो, बस काम करती रहती है। बच्चा रो रहा हो, बीमार पड़ा हो या भूख से तड़प रहा हो, अपने बच्चे को भी संभालती है और सबकी ज़रूरतें भी पूरी करती है। अकेले सबकी ख्वाहिशें पूरी करना भी इन लोगों को हज़म नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब मेरा इतने सालों का सब्र उसी पल में टूट गया था। मैं रोई नहीं थी। पहले जब भी मेरी सास या मेरे पति मुझे कुछ कहते, तो मैं बाथरूम में जाकर रो लेती थी और फिर चुपचाप वापस आकर काम में लग जाती थी। लेकिन इस बार मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला था। जितना दर्द, बेइज्जती और तकलीफ मैंने इन 3 सालों में सही थी, वो सब मिलकर अब एक अजीब सी खामोशी में बदल चुका था। मेरी सास ने मुझे चुप देखा तो उन्हें लगा कि मैं हमेशा की तरह डर गई हूँ। वो घमंड से पलटी और वापस जहाँ खड़ी थी वहीं जाने लगी। मेरी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, जो इस घर के हर झूठे चेहरे को देख रही थी। मैं धीरे धीरे लेकिन पूरे भरोसे के साथ कमरे के कोने में गई।
वहां एक भारी लकड़ी का डंडा रखा हुआ था जिससे टूटी हुई खिड़की अटकाकर रखते थे। मैंने उसे उठा लिया। उसका वजन हाथ में आते ही मुझे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। जैसे ही मेरी सास सोफे पर जाकर बैठी, उन्हें कुछ अजीब सा लगा। मेरे पति ने जैसे ही मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ में डंडा देखा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो जोर से बोले, ये तुम क्या कर रही हो आभा? पागल हो गई हो क्या? नीचे रखो इसे। लेकिन मैंने उनकी एक भी न सुनी। मैं सीधी सोफे की तरफ बढ़ी जहां मेरी सास बैठी थी। मैंने दोनों हाथों से डंडा मजबूती से पकड़ा, उसे ऊपर उठाया और पूरी ताकत से टेबल पर दे मारा, जो सोफे के ठीक सामने रखी हुई थी। शीशे के होने की वजह से वो एक ही लम्हे में चूर चूर हो गई थी। शीशा उछलकर मेरी सास के ऊपर लगा था। उन्होंने जोरदार की चीख मारी और अपने दोनों हाथों से खुद पर बचाव किया। घर के सारे सदस्य डर के मारे पीछे हट गए। मेरी सास का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो अपना सीना पकड़कर हांफने लगी। रश्मि चीखती हुई मुझ पर बरस पड़ी। मेरे पति गुस्से में मुझ पर हाथ उठाने के लिए दौड़े, लेकिन मैं फट से एक कदम पीछे हटी और डंडा सीधा उनकी छाती पर तान दिया। मेरी आंखों में इतनी ठंडक थी कि उनका उठा हुआ हाथ वहीं रुक गया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैंने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से साफ साफ कहा, आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार के सामने तुमसे तलाक मांगती हूँ। इस घर में मुझे पूरे 3 साल तक फ्री की नौकरानी बनाकर रखा, मेरा इस्तेमाल किया, मेरी इज्जत को बार बार नोचा, यहाँ तक कि मुझे कमाई का रास्ता भी बना लिया। आपको लगा कि मैं सीधी हूँ, इसलिए मेरे साथ कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। डाइवोर्स के पेपर्स कल मैं भिजवा दूंगी, साइन कर देना। और मम्मी जी, आपको हाथ जोड़कर प्रणाम। मेरे पतिदेव गुड बॉय। भाभी रश्मि, तुम लोगों को भी गुड बाय। आज के बाद मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। अब मम्मी जी, अपने रिश्तेदारों में इज्जत बनाने के लिए और पैसा कमाने के लिए आप खुद सिलाई कर लिया कीजिए, और खाना भी अब आप लोग अपने हाथों से ही बनाकर खाइए, क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। इतना कहकर मैंने डंडा जमीन पर फेंक दिया और सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर मेरी सास की चीखें और मेरे पति के दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें लगातार आ रही थी। मैंने अपना सूटकेस निकाला, उसमें सिर्फ अपने और अंकुश के सबसे ज़रूरी कपड़े रखे, फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट, अपनी डिग्री और वो फाइल रखी जिसमें मेरे ज़रूरी कागजात थे, जिसे मैंने बहुत पहले छुपा कर रखा था। मैंने अंकुश को गोद में उठाया और उसे मजबूती से सीने से लगा लिया, फिर दरवाज़ा खोला। सामने अक्षय खड़ा था। मैंने उसकी तरफ नज़र नहीं डाली और सीधे बाहर निकल गई। मेरी सास ज़मीन पर बैठी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं इस घर के लोहे के गेट से बाहर निकली और मैंने एक टैक्सी रोक ली। जैसे ही टैक्सी आगे बढ़ी, मुझे लगा मैं इस नरक को हमेशा के लिए पीछे छोड़ आई हूँ, जिसे मैं अपना घर समझती थी। टैक्सी में बैठकर मैंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर की वजह से नहीं, बल्कि गहरी राहत की वजह से। अंकुश जैसे सब समझ रहा था, वो चुपचाप मुझसे लिपट कर सो गया। मेरे बैग में रखा मोबाइल लगातार बज रहा था। मैंने निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर अक्षय रश्मि की ढेरों कॉल्स थीं। पता नहीं मुझे गालियां देने के लिए फ़ोन कर रहे थे या फिर अपनी बर्बादी पर रोने के लिए। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अंधेरी स्क्रीन मुझे ऐसी लगी जैसे मेरे गुजरे हुए अंधेरे कल पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग गया हो। मैंने सिम कार्ड निकाल दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए और टैक्सी की खिड़की से बाहर सड़क पर फेंक दिया। बस अब सब खत्म हो गया। मैंने अक्षय और उसके परिवार से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया था। टैक्सी ड्राइवर ने शीशे से मेरी तरफ देखा और बड़े आरामदायक अंदाज में पूछा, मैडम, आपको कहाँ जाना है? इतना सामान लेकर कहीं गांव जा रही हैं क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा कि नहीं भैया, सीधा एयरपोर्ट चलिए, मैं दिल्ली से बहुत दूर जा रही हूँ। एयरपोर्ट पहुंचकर मैं सीधा लास्ट मिनट टिकट काउंटर पर गई। मेरी किस्मत अच्छी थी, 2 घंटे के बाद मुंबई जाने वाली फ्लाइट में सारी सीटें खाली थीं। मैंने अपने पर्स के सीक्रेट पॉकेट से एटीएम कार्ड निकाला और पेमेंट कर दी। वही पैसे थे जो शादी से पहले ही मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे। ये पैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन मेरे और मेरे बेटे के लिए कुछ समय तक आज़ादी से जीने के लिए काफ़ी थे। हाथ में फ़्लाइट का टिकट आते ही मुझे लगा जैसे मैं पिंजरे से निकलकर खुले आसमान में उड़ने वाला एक पक्षी हूँ। फ्लाइट ने उड़ान भरी और हमें इस घुटन भरी जिंदगी से बहुत दूर ले गई। 2.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी तो एक हवा के झोंके ने मुझे छुआ। इस हवा में एक सुकून था। मैंने टैक्सी ली और शहर के बीच की तरफ निकल पड़ी। फिर एक पुरानी दोस्त की फेमस और सुंदर होम स्टे में कमरा लिया।
यहाँ कोई शोर शराबा नहीं था, कोई गाली गलौच नहीं थी, सिर्फ हवा की सरसराहट और पक्षियों की आवाज़ थी। मैंने अपने बेटे को बिस्तर पर लिटा दिया। वो करवट बदलकर आराम से सो गया। मैं बालकनी में गई। रैकिंग पर झुककर मैंने एक लंबा सांस लिया। इतने दिनों से रुके हुए आंसू अपने आप ही बहने लगे। लेकिन ये दरिया बेइज्जती के आंसू नहीं थे, ये उस बोझल रिश्ते से आज़ादी मिलने की खुशी के आंसू थे। अब मुझे सुबह सवेरे उठकर घर के काम नहीं करने पड़ेंगे, खाना नहीं बनाना पड़ेगा, रातों को जाकर सिलाई नहीं करनी पड़ेगी, सास जेठानी और नंद के ताने और बेइज्जती नहीं सहनी पड़ेगी। मैं अब सिर्फ आभा हूँ, एक आज़ाद माँ जो अपने और अपने बेटे की ज़िंदगी अपने तरीके से जिएगी। इस शहर में मैं अपनी आत्मा के सारे जख्म भरने दूंगी। मैं बालकनी में बैठकर गर्म चाय की चुस्कियां ले रही थी और उधर मेरी ससुराल में सच में भूचाल मचा हुआ था। मुझे मेरे ससुराल के पड़ोसी और कुछ दोस्तों से वहाँ के हालात की खबर मिलती रही। मेरे जाने के बाद मेरी सास पूरे मोहल्ले में तमाशा बन गई, क्योंकि सबको पता चल गया था कि मैं घर छोड़कर चली गई हूँ। मेरी सास का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया था कि उन्हें बिस्तर पकड़ना पड़ा। तब जाकर उन्हें समझ आई थी कि फ्री की नौकरानी के चले जाने का मतलब क्या होता है। गंदे कपड़ों का ढेर लग गया। उन्हें धोने वाला कोई नहीं था। सिंक में बर्तन भर गए और उनमें से खट्टी बदबू आने लगी। कई दिनों तक उस घर में ढंग का खाना नहीं बना। सबको बाहर से खाना ऑर्डर करना पड़ा, जिसकी वजह से अक्षय के पेट का पुराना दर्द फिर से शुरू हो गया। मेरी जेठानी, जिसे उठते ही बिस्तर पर नाश्ता मिलने की आदत थी, अब अपने पति से नौकरानी रखने के लिए झगड़ा करने लगी। पड़ोसियों को तो वैसे भी मेरी सास के घमंडी व्यवहार से पहले ही चिढ़ थी। अब उन्हें मजे लेने का पूरा मौका मिल गया था। हर जगह यही बातें होने लगी कि कैसे सीधी सादी बहू को इतना परेशान किया गया कि वो घर छोड़कर ही चली गई। अक्षय का ऑफिस जाना भी मुश्किल हो गया था। उसके मोहल्ले में रहने वाले कुछ दोस्त जो ऑफिस में उसके साथ काम करते थे, उसने ऑफिस में सबको बता दिया कि अक्षय की पत्नी उसे छोड़कर चली गई है, क्योंकि उसकी पत्नी की उस घर में कोई इज्जत नहीं थी। वो अंदर ही अंदर बुरी तरह से जलील महसूस कर रहा था। उसने मुझे ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब हुआ। मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया था और सिर्फ अपने माता पिता और करीबी दोस्तों के साथ ही कांटेक्ट में थी। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छुपता नहीं है। आखिरकार अक्षय ने एक दूर के रिश्तेदार से मेरा नंबर निकाल लिया था। उसी रिश्तेदार को मैंने गलती से हालचाल पूछने के लिए मैसेज कर दिया था। एक हफ्ते के बाद मेरे नए फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अननोन नंबर देखकर मुझे जल्दी ही समझ आ गया था कि कौन होगा। मैंने कॉल उठा ली। उधर से अक्षय की गुस्से भरी हुई आवाज़ आई, जिसने कमरे की सारी शांति खत्म कर दी थी। बहुत चालाक बन रही हो आभा, इतना बड़ा तमाशा बनाकर भाग गई हो और अब आराम से छुट्टियां मना रही हो। पता भी है यहाँ घर में क्या हाल है। जल्दी से वापस आ जाओ। सबके सामने मेरी माँ के कदमों में सर झुकाकर इज्जत से माफ़ी मांग लो। अगर इस बार ढंग से घर संभालोगी तो मैं तुम्हें एक और मौका देने के बारे में सोचूंगा, वरना इस घर में तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सड़क पर छोड़ दूंगा। अक्षय की आवाज़ में वही पुराना घमंड और हुक्म चलाने वाला अंदाज था। उसे अभी भी लग रहा था कि मैं वही डरी सहमी आभा हूँ जो उसकी धमकियों से कांप जाती थी। लेकिन वो गलत था। वो सहने वाली औरत तो उस टूटी हुई टेबल के साथ ही खत्म हो चुकी थी। मैंने फ़ोन कान पर लगाए रखा। खिड़की के बाहर हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे। वो जब चिल्लाते चिल्लाते थक गया और कुछ पल सांस लेने के लिए रुका, तब मैंने बहुत धीरे से कहा। मेरी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था। बोल दिया तुमने? अगर ख़त्म हो गया हो तो अपना ईमेल चेक करो। मैंने तुम्हें डाइवोर्स के पेपर्स भेज दिए हैं। उन पर साइन करके मेरे दिए हुए एड्रेस पर भेज देना और ये नाटक बंद करो। उधर कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर अक्षय हंस पड़ा और बोला, डिवोर्स? तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? घर तुम खुद छोड़ कर गई हो तो अपना बेटा भी खुद ही पालना। ये घर मेरे माता पिता का है। यहाँ से तुम्हें एक ईंट भी नहीं मिलेगी। सारे पैसे मेरे पास है। तुम जैसी आवारा औरत को मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अंकुश के खर्च के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। अदालत में मिलते हैं, फिर देखना जज तुम्हें कैसे खाली हाथ बाहर भेजता है। मैं जोर से हंस पड़ी। मेरी हंसी में राहत थी। उसे अभी भी अपनी चालाकी पर बहुत भरोसा था। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं 3 साल तक उस घर में सिर्फ बेवकूफ़ नौकरानी बनकर रही, जो बस सिलाई करती थी और घर के काम करना ही जानती थी? तुम मुझे अंगूठा छाप समझते हो क्या? एक पढ़ी लिखी लड़की जब किचन संभाल सकती है तो वो दुनिया का सामना करना भी जानती है। मैंने तुम्हें ईमेल भेजा है, उसे खोलो और बैंक की सारी डिटेल ध्यान से देखो। फ़ोन पर मुझे कीबोर्ड की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही सेकंड के बाद उसकी सांसें तेज़ हो गईं। मैंने कहा, मैं सिर्फ सिलाई ही नहीं करती थी,
तुम जानते हो कि शादी से पहले ही मेरे पास लैपटॉप था। मैं उसे अपने मायके से तुम्हारे घर ले आई थी और कभी-कभी ऑनलाइन काम करके थोड़े बहुत पैसे भी कमा लिया करती थी। वैसे तो मैंने तुम्हारे घर पर बहुत मेहनत की, लेकिन उस मेहनत का कभी मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। तुमने भी कभी मुझ पर और मेरे बेटे पर कुछ खर्च नहीं किया। मैं इतनी इंटेलिजेंट तो हूँ कि कोई भी काम अपने दिमाग में ले लेती हूँ। मैं ऑनलाइन ऐसे काफ़ी सारे कामों के बारे में जानती थी, जिससे हम घर पर ही बैठकर पैसा कमा सकते हैं। महीने में 1-2 बार मैं चुपके से अपना लैपटॉप खोलकर थोड़ा-सा काम कर लिया करती थी, जिससे मेरे अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे, जिससे मैं अपने और अपने बेटे की ज़रूरतें पूरी कर लेती थी। क्योंकि कभी तुमने या तुम्हारी माँ ने मेरा और मेरे बेटे की ज़रूरतों का ख़्याल ही नहीं रखा। तुम्हें क्या लगता है कि औरत कमज़ोर होती है? वो औरत कमज़ोर होती है जो खामोशी से अपने ससुराल वालों की जुल्म सहती रहती है। लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैंने हर तरीके से तुम्हारे परिवार के साथ एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुम लोगों को अंगूठा छाप नौकरानी टाइप लड़की चाहिए थी। पढ़ी लिखी लड़की मिल जाने से तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को लगा कि तुम लोग जैसा चाहे मुझे वैसा चला सकते हो और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अक्षय ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैंने कहा, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम लोगों को। कभी ना कभी तो मुझे आवाज़ उठानी ही थी। तुम क्या समझते हो कि मैं सारी ज़िंदगी बेवकूफ़ ही रहती? और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारा घर छोड़ कर आई हूँ, तो मेरा बेटा तुम्हारा कुछ नहीं लगता? अगर मैंने अपनी तरफ से तुम पर दावा कर दिया ना, तो तुम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अगर तुम चाहते हो मैं ऐसा ना करूँ, तो फिर मुझे 8 लाख रुपए चाहिए। अब तक की मेरी कमाई जो तुम्हारी माँ ने मुझसे सिलाई करवाकर मेरे कस्टमर से वसूले, और जितनी मेहनत इन 3 सालों में मैंने तुम्हारे घर पर नौकरानी बनकर की उसके। चुपचाप कागज़ पर साइन करके पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे तो मैं चुप रहूँगी, वरना अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं भी अदालत तक पहुँच सकती हूँ। और तुम जानते हो कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा दिमाग है। मैं तुम्हें बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी असिस्टेंट मैनेजर वाली नौकरी और तुम्हारे परिवार की झूठी इज्जत दोनों एक पल में ख़त्म हो जाएगी। फ़ोन पर फिर से सन्नाटा छा गया। वो जानता था कि अगर घर की बात बाहर गई तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, बल्कि उसकी सारी इज्जत भी चली जाएगी। मैंने आखिरी बार कहा, तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है। पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो और डाइवोर्स के पेपर पोस्ट के ज़रिए भेज देना। मुझे आज़माना मत। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी थी। मुंबई की ढलती हुई धूप कमरे में फैल रही थी और उसके साथ मेरे चेहरे पर भी एक नई चमक आ गई थी। मैंने अपना सबसे बड़ा दांव खेला था और मुझे विश्वास था कि वो डरपोक आदमी हार मान लेगा। अब मेरी और मेरे बेटे की ज़िंदगी मेरे अपने हाथ में थी। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। अक्षय जैसा डरपोक और अपनी झूठी इज्जत बचाने वाला इंसान हमेशा अपने आप को बेइज्जत होने से बचाता। अगली सुबह ठीक 9 बजे मेरे फ़ोन पर बैंक से मैसेज आ गया। पूरे 8 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके थे। कुछ हफ्तों बाद मेरे वकील के ज़रिए अक्षय ने मुझे तलाक देने के लिए हाँ कर दी थी। तलाक के कागज़ पर साइन कर दिए थे। वो अंकुश की परवरिश के लिए हर महीने पैसे देने के लिए भी मान गया था। अदालत में केस मंजूर कर लिया था और पूरी कार्यवाही बिना किसी परेशानी से पूरी हो गई थी। लगभग 1 महीने के बाद मेरा शादीशुदा रिश्ता अक्षय के साथ अदालत के एक फैसले के साथ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। जब तलाक की कॉपी मेरे हाथ में आई तो ऐसा लगा जैसे 3 साल से सीने पर रखा हुआ भारी पत्थर आखिरकार हट गया हो। उन दिनों मैंने ज़्यादातर समय अपने बेटे के साथ में गुजारा था। मैं उसको घुमाने के लिए ले जाती थी, खुलकर ताज़ी हवा में सांस लेती थी और काफ़ी समय के बाद मैंने अपने और अपने बेटे के लिए शॉपिंग की थी। मैं मॉल में थी जब मेरी मुलाकात अवंतिका से हुई थी। वो दिल्ली की एक साइकेट्रिस्ट थी जो मुंबई घूमने के लिए आई थी। कुछ मुलाकातों के बाद उन्होंने मेरी आंखों में छुपा हुआ दर्द पहचान लिया। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। अवंतिका ने मुझे जज नहीं किया। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि सबको माफ़ कर दो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत अपनेपन से बोली, आभा, तुमने बिल्कुल ठीक किया कि उस नर्क से निकल आई और अपने बेटे की ज़िंदगी बचा ली। अब अपने अंदर बैठी उस औरत को बाहर निकालो जो खुद को सिर्फ किचन तक ही सीमित रखती थी। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, समझ है। तुम अपने लिए एक नई और सुंदर ज़िंदगी बना सकती हो। अवंतिका की बातें सुनकर मेरे अंदर बची हुई सारी थकन और अफसोस जैसे बह गया था। मुझे समझ आ गया था मैंने हार नहीं मानी थी। मैंने तो अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी पर जीत हासिल की थी। मुंबई में 1 महीना गुजारने के बाद मैंने अपना सामान पैक कर लिया।
अपने बेटे के हिस्से से मिले पैसे मेरे लिए रहने के लिए काफ़ी थे, लेकिन मैं हमेशा इस तरह खाली बैठकर ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। मुझे नौकरी चाहिए थी, ऐसा माहौल चाहिए था जहाँ मैं खुद को फिर से साबित कर सकूँ। दिल्ली शहर जहाँ मैं टूटी थी और अब वहीं जाकर खुद को फिर से खड़ा करना था। मैंने अंकुश को गोद में उठाया, सूटकेस संभाला और नए कॉन्फिडेंस के साथ अपनी नई जिंदगी गुजारने के लिए एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त जानवी को हाथ हिलाते हुए देखा। जानवी मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, एक मजबूत और अपने पैरों पर खड़ी होने वाली लड़की, जिसने कभी भी मेरी शादी अक्षय से जल्दी होने के फैसले पर मेरा साथ नहीं दिया था। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था। जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं वापस दिल्ली आ रही हूँ, वो दोनों मुझे लेने पहुंच गए थे। मुझे अंकुश के साथ देखकर जानवी दौड़ती हुई मेरे पास आई और हम दोनों को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहने लगी कि तुम कितनी कमजोर हो गई हो आभा, लेकिन तुम्हारी आंखों में अभी भी पहले से कहीं ज्यादा चमक है। अब तुम मेरे पास रहोगी, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और अखिल दोनों तुम्हारे साथ है ना, हम तुम दोनों का पूरा ख्याल रखेंगे। अखिल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और भारी सूटकेस उठाकर बोला, हाँ आभा, हमारा घर भले ही छोटा है, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। जब तक तुम पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाती, तब तक यहीं रहना। मैंने अपने दोनों फ्रेंड से थैंक यू कहा। उनकी गाड़ी हमें एक छोटे लेकिन साफ सुथरे अपार्टमेंट में ले गई। जानवी ने पहले से ही मेरे लिए एक एयर कंडीशनर कमरा तैयार कर रखा था और मेरे बेटे के लिए ढेर सारे खिलौने, ज़रूरी सामान भी पहले ही खरीद कर रखे थे। जानवी और अखिल का अपनापन और ईमानदारी देखकर मुझे पहली बार लगा था कि इस बड़े शहर में मैं अकेली नहीं हूँ। ऐसा लगा जैसे मुझे फिर से नई शुरुआत करने के लिए एक मजबूत सहारा मिल गया हो। एक सिंगल माँ के लिए अपने बच्चे को पालना आसान नहीं होता। अंकुश अब चलना सीख रहा था और वो बहुत शरारती था और हर समय मुझसे ही चिपका रहता था। मैं रोज सुबह जल्दी उठती, उसके लिए खाना बनाती, जानवी की घर की सफाई में मदद कर देती। जब अंकुश सो जाता या अपने खिलौनों में बिजी रहता, तो मैं लैपटॉप खोलकर नौकरी ढूंढना शुरू कर देती। शादी से पहले मैं एक ऑनलाइन मैगजीन में एडिटर थी और लिखने का मेरा एक्सपीरियंस भी मेरे साथ था। मैंने ऑनलाइन वर्क के काफ़ी सारे ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे, अपनी प्रोफाइल अच्छी तरह बनाई हुई थी और एक के बाद एक एप्लीकेशन भेजने लगी। मेरी मेहनत का नतीजा जल्द ही मिल गया था। अगले ही दिन मुझे खूबसूरती की ब्रांड के लिए ब्रांड डायलॉग लिखने का प्रोजेक्ट मिल गया। उस रात अंकुश गहरी नींद में सो रहा था। मैं अपने टेबल पर चुपचाप बैठी थी। पीली रोशनी मेरे हाथों पर पड़ रही थी और मेरी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। शब्द अपने आप निकलते जा रहे थे। उन शब्दों में कस्टमर की सोच की वही समझ थी जो मैंने जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव के बाद सीखी थी। अगली सुबह मैंने अपना ब्रांड डायलॉग भेज दिया। सिर्फ 2 घंटे के बाद उनका जवाब आ गया। उन्होंने मेरी मेहनत की तारीफ की, कहा कि मेरा काम उनकी उम्मीद से भी बेहतर था और जल्द ही पेमेंट भी भेज दी गई। पहले प्रोजेक्ट के 10,000 रुपये शायद बहुत बड़ी रकम नहीं थे, लेकिन वो मेरी अपनी मेहनत की कमाई थी और मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उसी दिन मुझे विश्वास हो गया कि मेरा हुनर आज भी मेरे साथ है और मैं अपने बेटे को इज्जत की ज़िंदगी दे सकती हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में सुकून ज़्यादा नहीं टिका। एक नया तूफान फिर सामने आ गया। इस बार उसकी वजह मेरी सास का लालच और उनकी नफरत थी। किसी पुराने जानने वाले से उन्हें पता चल गया कि मैं अंकुश के साथ मार्केट से गुजरती हुई देखी गई हूँ। उन्हें समझ आ गया था कि मैं दिल्ली वापस आ चुकी हूँ। बचत खाते का आधा पैसा हाथ से निकल जाने का गुस्सा अभी तक उनके अंदर चल रहा था। इसलिए उन्होंने सीधा मेरे मायके जाकर तमाशा करने का फैसला कर लिया। मेरे मम्मी पापा एक पुराने से मामूली घर में रहते थे। मेरे पापा रिटायर्ड ऑफिसर थे। पूरे मोहल्ले में उनकी बहुत इज्जत थी। मैंने उन्हें कभी अपनी परेशानियों के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे लिए परेशान हों। इसलिए अक्षय की माँ का अचानक वहाँ पहुँच जाना उनके लिए किसी तूफान से कम नहीं था। एक सुबह पापा बाहर पौधों में पानी डाल रहे थे और मम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। तभी अक्षय की माँ रश्मि को लेकर गुस्से में सीधे आंगन के अंदर घुस गई। आते ही जोर से चिल्लाई, बाहर आओ और देखो तुम्हारी लाडली बेटी ने क्या किया है। उसने अपना घर खराब कर लिया, मेरे बेटे से तलाक ले ली और मेरे पोते को भी अपने साथ लेकर किसी आवारा लड़के के साथ भाग गई। यहाँ तक कि घर से जेवर और पैसे भी चोरी करके ले गई। उसे बुलाओ और कहो कि हमारा पैसा और जेवर वापस कर दे, वरना यहीं खड़े होकर पूरे मोहल्ले को बता दूंगी कि तुम लोग कितने बड़े झूठे और नाटकबाज हो। पापा ये सब सुनकर एकदम से हैरान रह गए। उनके हाथ से पानी का पाइप नीचे गिर गया। वो बाहर आए और गुस्से में बोले, जरा तमीज से बात कीजिए,
मेरी बेटी बचपन से ही बहुत सीधी और ईमानदार है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, उस पर झूठे इल्ज़ाम मत लगाइए। इतना सुनते ही अक्षय की माँ और भी भड़क गई और बोली, झूठे इल्ज़ाम? उसी ने मेरे बेटे को बहला फुसलाकर पैसे ट्रांसफ़र करवाए और फिर हमारे घर से भी चोरी करके भाग गई। जैसे माँ-बाप वैसे ही तुम लोगों की बेटी है। तुम लोग भी उसके साथ उसके खेल में शामिल हो। धोखेबाजों का परिवार है ये। उनके हर शब्द मेरे पापा के दिल पर चोट डाल रहे थे। पापा को पहले ही हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। अपनी बेटी और पूरे परिवार के बारे में इतनी गंदी बातें सुनकर उनका गुस्सा और भी बढ़ गया था। उनका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उन्होंने गेट की तरफ उंगली करते हुए कहा, मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। लेकिन उनकी बात पूरी भी न हो पाई थी। अचानक उनका हाथ नीचे गिर गया। उन्होंने अपनी छाती को मजबूती से पकड़ लिया और उनकी आंखें पलट गईं। वो सीधा जमीन पर गिर पड़े। मम्मी किचन से चीखती हुई बाहर भागी और पापा के शरीर से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। रश्मि और अक्षय की माँ ने जब देखा कि उनकी वजह से ये सब क्या हो गया, तो वो दोनों दौड़कर वहां से भाग गईं। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर मम्मी का नाम देखते ही मेरा दिल घबरा गया। जैसे ही मैंने कॉल उठाई तो मम्मी की रोती हुई आवाज़ सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मम्मी ने कहा, बेटी आज तुम्हारे पापा अस्पताल में हैं, तुम वहीं आ जाओ, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनते ही मेरे तो जैसे होश उड़ गए थे। मैंने जल्दी से जानवी से अंकुश का ख्याल रखने के लिए कहा, अपना पर्स उठाया और बिना एक पल की देर किए अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर मैं खुद को कोसती रही कि काश मैंने पहले ही मम्मी पापा को सब सच बता दिया होता, तो उन लोगों को मेरे घर तक पहुंचने का मौका ही न मिलता। मैं भागती हुई अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर पहुंची। मम्मी एक कुर्सी पर सर झुकाकर बैठी थी। मुझे देखते ही वो मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बेटी तुम्हारी सास बहुत बुरी औरत है, उन्होंने तुम पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, हमारे पूरे परिवार को गालियां दी, तुम्हारे पापा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैं भी मम्मी के गले लगकर खड़ी रही। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने दांत बंद कर लिए, गुस्से में मेरा खून खौल रहा था। मैंने कसम खा ली कि मैं उन लोगों से इस बात का बदला ज़रूर लेकर रहूंगी। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले कि मेरे पापा की हालत बहुत नाजुक है और उनके इलाज का खर्चा भी हज़ारों में आएगा। नर्स ने मेरे हाथ में पैसा जमा करने की रसीद थमा दी। उस पर लिखी हुई रकम देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। अक्षय से मिले हुए पैसों में से वकील की फीस और रहने का खर्चा निकालने के बाद मेरे पास सिर्फ आधे पैसे बचे थे। मुझे पता था कि ये भी ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। अगर पैसे ख़त्म हो गए तो मेरे पापा का क्या होगा? मैंने आईसीयू के शीशे से अंदर देखा। मेरे पापा बेहोश पड़े हुए थे। उनके पूरे शरीर पर मशीनों के तार लग रहे थे और उनकी सांसें मशीन के सहारे चल रही थी। वही इंसान जिसने मुझे हमेशा खुददारी और इज्जत से जीना सिखाया था, आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। रोने से कुछ नहीं बदलने वाला था। मुझे पैसे कमाने थे। मैंने खुद से कहा कि अब मुझे मजबूत बनना होगा, अपने मम्मी पापा और अपने बेटे की ढाल बनना होगा। अगले कुछ दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन साबित हुए थे। मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था जो मेरे माता पिता का ख्याल रखता। मैंने अंकुश को जानवी के पास छोड़ दिया और खुद अस्पताल में मम्मी के साथ रहने लगी। दिन भर अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटीज़ देखती रही और रात को जब मम्मी सो जाती तो अस्पताल की हल्की रोशनी में लैपटॉप पर काम करने बैठ जाती। जो भी राइटिंग का काम मिलता मैं कर लेती। मेरे लिखे हुए हर 1000 शब्द मेरे पापा की दवाई और मेरे बेटे के दूध के पैसे बना रहे थे। पैसों की टेंशन और पापा की हालत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। शरीर भी कमज़ोर होता जा रहा था, लेकिन जब भी उनकी तबीयत में ज़रा भी सुधार दिखाई देता, मेरी सारी थकान गायब हो जाती थी। फिर भी मुझे समझ आ गया था कि सिर्फ ऑनलाइन काम करके इतनी बड़ी रकम जमा करना मुमकिन नहीं था। मुझे कुछ बड़ा करना ही होगा। एक दिन मुझे एक मीडिया ग्रुप में इवेंट मैनेजर की वैकेंसी दिखी। सैलरी इतनी अच्छी थी कि उससे मेरे पापा का पूरा इलाज हो सकता था। काम आसान नहीं था, लेकिन मैंने बिना सोचे समझे अप्लाई करने का फैसला कर लिया। मैंने पूरे 3 घंटे लगाकर अपना सीवी अपडेट किया और अपने सबसे अच्छे टॉपिक के लिए लिंक लगाए और एप्लीकेशन भेज दी। स्क्रीन पर कामयाबी से जमा करने का मैसेज आते ही मैं हल्के से मुस्कुरा दी और खुद से कहा कि यही मेरी टूटी हुई जिंदगी को फिर से खड़ा करने की पहली ईंट है। मैं अस्पताल की बेंच पर थकी हुई बैठी थी, तभी किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैंने सर उठाया तो सामने अक्षय खड़ा हुआ था, लेकिन आज वो पहले वाला कॉन्फिडेंट असिस्टेंट मैनेजर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, आंखों में गुस्सा भी था और हार भी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, आभा अब तो खुश हो ना,
तुमने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आज मुझे प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन मैनेजमेंट ने आखिरी समय पर मेरा नाम हटा दिया। उन्होंने मेरे सामने एक गुमनाम शिकायत वाला लेटर फेंक दिया जिसमें लिखा हुआ था कि मैं एक ऐसा पति हूँ जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर अपने परिवार पर पैसे लुटाए। ये सब तुम्हारे अलावा और कौन जानता था? तुम मेरा करियर खत्म करना चाहती हो ना? उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, अक्षय, तुम खुद को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते हो। जो किया है उसी का नतीजा मिल रहा है। उसे अंजाम कहते हैं, इसमें मेरी कोई साजिश नहीं है। अक्षय मेरे थोड़ी और करीब आया। उसकी आंखों में गिरा हुआ सा लालच और मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, आभा, मुझे पता है तुम्हारे पापा अस्पताल में हैं। तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। तुम बस मेरी कंपनी में जाकर कह दो कि वो शिकायत झूठी थी। जैसे ही मुझे प्रमोशन मिलेगा, मैं तुम्हें इलाज के लिए पैसे दे दूंगा। हम दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे उससे और भी ज़्यादा घिन आने लगी थी। वो अपने पद के लिए मेरे पापा की ज़िंदगी का सौदा करना चाहता था। मैं जल्दी से खड़ी हो गई और उसका बैग उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। मैंने कहा, बस बहुत हो गया। अपने गंदे पैसे अपने पास ही रखो। मेरे परिवार को तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा एक शरीफ और ईमानदार इंसान है। वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हारे झूठे और घटियापन से कमाए हुए पैसे कभी नहीं लेंगे। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, उसकी वजह तुम खुद हो। जो इंसान अपनी बीवी और अपने बच्चे पर खर्च न करे, अंत में उसके साथ ऐसा ही होता है। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। मेरा इतना कहना था कि अक्षय का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो चुपचाप सर झुकाकर वहाँ से चला गया। जिस दिन मीडिया ग्रुप के इंटरव्यू के लिए मुझे बुलावा आया, उस दिन मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। मैंने अपना सबसे अच्छा बिजनेस सूट पहना और हल्का सा मेकअप किया। शीशे में मुझे अपनी ही 32 साल की एक कॉन्फिडेंट और तेज औरत दिखाई दे रही थी। ऑफिस पहुंचकर मैंने देखा कि बाकी सारे एम्प्लॉयज़ मुझसे काफ़ी छोटे और मॉडर्न थे। एक पल के लिए मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लिया। इंटरव्यू ग्रुप प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में था। टॉपिक था न्यू मदर्स के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का लेबल तैयार करना। बाकी जितने भी जवान एम्प्लॉयज़ ने टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ दिए, लेकिन उनके हर प्रेजेंटेशन में मुझे एक बहुत बड़ी कमी दिखी। उनमें जज्बा और हमदर्दी की कमी थी। जब मेरी बारी आई, तो मैं बिना किसी स्लाइड के स्टेज पर गई। मैंने व्हाइट बोर्ड पर सिर्फ एक लकीर लिखी, अंधेरे में आंसू। फिर मैंने अपनी साफ और गहरी आवाज़ में बोलना शुरू किया। हम अपने असली कस्टमर को समझना ही भूल गए। न्यू मदर को किसी मामूली मदर की चमकती हुई फोटो नहीं चाहिए। सच तो यह है कि वो तन्हाई महसूस करती है, थक चुकी होती है और अंदर से खुद को लेकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहती है। हमें सिर्फ एक न्यूट्रिशन ड्रिंक नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि ऐसा साथी बनना चाहिए जो उनके दर्द को समझे। हम ऐसे ईमानदार और इंटरेस्टिंग ऐड बनाएंगे जो माँ बनने के अंधेरे और उनके अनकहे पहलुओं को दिखाएगा, जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। हम उनके दबे हुए जज्बात को आवाज़ देंगे। जिस दिन हमने उनके दिल को छू लिया, उसी दिन वो हमारे ब्रांड से दिल से जुड़ जाएंगी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे शब्द सिर्फ बातें नहीं थे, वो मेरे अपने दिल से निकले आंसू थे। हेड ने मुझे मुस्कुराकर देखा और हल्का सा सर हिला दिया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं पूरे भरोसे के साथ उस बिल्डिंग से बाहर निकली। मुझे यकीन था कि ये नौकरी मुझे ही मिलने वाली है। 2 दिन के बाद कॉल आई और मुझे नौकरी मिल गई। सैलरी मेरी उम्मीद से भी कई गुना ज़्यादा थी। मैंने सुकून का सांस लिया। जिंदगी कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता। उसके बाद मेरे पास एक फेमस फिल्म डायरेक्टर का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे कुछ पुराने टॉपिक पढ़े हैं और एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर मुझसे बात करना चाहते हैं। हम एक कैफ़े में मिले। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए कहा कि आभा, मैं मज़ा मेहनत का इस नाम से एक मामूली से फिल्म सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। इसमें पूरे देश के स्ट्रीट फूड और उनके पीछे की मेहनत करने वाले गरीब मजदूरों की कहानी दिखाई जाएगी। मेरे पास बहुत अच्छी कैमरा टीम है, लेकिन मुझे एक ऐसे लेखक की ज़रूरत है जो लोगों के दर्द को महसूस करे। तुम्हारे टॉपिक पढ़कर मुझे लगा कि तुम छोटे लोगों की परेशानियां और उनकी सुंदरता दोनों को समझती हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रोजेक्ट की हेड राइटर बनो। उनका ऑफर सुनते ही मेरे दिल का हिस्सा हिस्सा जाग गया था, लेकिन अगले ही पल हकीकत सामने आ गई। मैंने उदास होकर कहा कि सर, मैं आपके ऑफर के लिए दिल से आपको थैंक यू कहती हूँ, लेकिन इस समय मेरी हालत ऐसी नहीं है। मेरे पापा अस्पताल में एडमिट है और मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने मेरी पूरी बात शांति से सुनी। फिर उन्होंने एक मोटी फाइल मेरी तरफ बढ़ाई और बोले, मैं तुम्हारी सारी परेशानी समझ सकता हूँ। इस प्रोजेक्ट को एक फाउंडेशन से बड़ा फंड मिला है, इसलिए हेड राइटर की सैलरी भी बहुत अच्छी है। इतना ही नहीं, हमारे स्पॉन्सर ने पूरी टीम के एक्सपर्ट के लिए लग्जरी अपार्टमेंट्स भी दिए हैं।
अगर तुम हाँ कहो तो तुम और तुम्हारा बेटा जल्द ही वहाँ शिफ्ट हो सकते हो। अब मेरे सामने दो रास्ते थे। एक तरफ अच्छी नौकरी थी, दूसरी तरफ मुश्किल काम, लेकिन खुद पर भरोसा था। मैंने फाइनल डिसीजन लेने के लिए 3 दिन का समय मांगा था। उन्हीं 3 दिनों में पापा की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया था। अब वो खतरे से बाहर थे। उस दोपहर में अस्पताल में उनके पास बैठी थी। उन्होंने धीरे से मेरी आंखों में झांका और कहने लगे, बेटा, मेरे इलाज के लिए तुम अपने ख्वाबों से समझौता करने की सोच रही हो ना? मैंने कहा, पापा, नौकरी मिल गई है, अब हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। पापा ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन बनने के लिए नहीं पढ़ाया था। मैं चाहता था कि तुम सच में अपनी जिंदगी जियो, अपने सपनों के लिए जियो। पापा की ये बात सुनकर मेरे दिल के सारे डर और उलझनें खत्म हो गई थी। अगली सुबह मैंने मीडिया कंपनी को फ़ोन करके बड़े ही अच्छे तरीके से उनकी नौकरी का ऑफ़र ठुकरा दिया था। उसके बाद मैं सीधे विजय सर के ऑफ़िस पहुंच गई थी। विजय सर, मैं आपकी फ़िल्म के लिए स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए प्रपोज़ल एक्सेप्ट करती हूँ। विजय सर के चेहरे पर जल्दी से मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे एक वीआईपी इलाके में लग्जरी अपार्टमेंट की चाबियां दे दी गई थी। ये मेरे और मेरे बेटे के लिए नई जिंदगी शुरू करने का एक सुंदर तोहफा था। जानवी ने मेरा बहुत साथ दिया था। मैं उसके घर से अपने बेटे को लेकर विदा हो गई थी। इस नए घर में आकर मुझे बहुत सुकून मिला था। यहाँ मेरी ससुराल जैसा माहौल नहीं था, यहाँ घुटन नहीं थी। अंकुश खुशी से पूरे घर में दौड़ रहा था। उसकी हंसी से मेरा दिल खुशी से भर गया था। उस रात मैंने नए अपार्टमेंट की बालकनी में खड़े होकर शहर की जगमगाती हुई रोशनी देखी। अगले दिन से मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला था और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी। एक रात जानवी ने मेरे ससुराल वालों के बारे में ऐसी खबर दी जिसे सुनकर मैं भी हैरान रह गई। उसने कहा, आभा, तुझे पता है, उस घर में अब सब कुछ बिखर चुका है। उनको उनके अंजाम का फल सच में बहुत ज्यादा मिल गया। तेरी जेठानी और जेठ उस घर को छोड़कर चले गए। तेरी नंद रश्मि की शादी एक बहुत बड़े और अमीर परिवार में हुई थी, लेकिन उसकी सुस्ती और बदतमीजी की वजह से उसे सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर ही घर से निकाल दिया गया। उधर अक्षय को प्रमोशन नहीं मिला, ऑफिस में बेइज्जती हुई, उसने गुस्से में नौकरी ही छोड़ दी। उसके बाद उसने ऑनलाइन गेम में अपना सारा पैसा डुबो दिया। अब उस पर गुंडों का लाखों का कर्ज है और वो कहीं छुपा हुआ है। बदनामी की वजह से और कर्जदारों के डर की वजह से तेरे जेठ और जेठानी भी शहर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए। गुंडे जब पैसे वसूल करने के लिए घर आए तो उन्होंने अक्षय की मां को धक्का दे दिया। उनके सर पर चोट आई और उन्हें पैरालाइज अटैक हो गया। अब वो लाचार बिस्तर पर पड़ी हैं और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। उनका सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका है। ये सब सुनकर मुझे खुशी नहीं हुई थी, बस इतना लगा कि अंजाम अपना हिसाब कभी नहीं भूलता। इंसान जैसा करता है वैसा ही एक दिन उसके पास लौट कर आता है। एक सुबह मेरे अपार्टमेंट का इंटरकॉम बजा। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि नीचे लॉबी में 2 औरतें आपसे मिलने आई हैं। उनमें से एक व्हील चेयर पर बैठी है। एक पल के लिए मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं समझ गई थी कि वो कौन है। मैंने गार्ड से कहा कि उन्हें वहीं रोको, मैं नीचे आती हूँ। लॉबी में पहुंची तो देखा रश्मि गार्ड से बहस कर रही थी। उसके पास एक सस्ती व्हीलचेयर पर उसकी माँ बैठी हुई थी। उन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये वही दबंग सास हैं और अब बहुत कमज़ोर, लाचार और बीमार लग रही थी। मुझे देखते ही रश्मि मेरी तरफ भागी। उसकी माँ ने कांपती हुई आवाज़ में बाहें मेरी तरफ बढ़ाईं। उनके मुंह से बड़ी मुश्किल से शब्द निकले, बेटी, मुझे बचा लो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। रश्मि भी रोते हुए बोली, भाभी, हमारा घर नीलाम होने वाला है, मम्मी बिस्तर पर पड़ी हैं, हमें अपने साथ रख लो, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। मैं बस उन्हें देखती रही और कहा, मेरी हमदर्दी उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा गया था, जिस दिन मेरे पिता तुम्हारी वजह से मौत के मुंह तक पहुंचे थे। मैंने पूरी शांत लेकिन मजबूती से कहा, रश्मि, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। कानून ने हमारा रिश्ता पहले ही ख़त्म कर दिया। जब मैं उस घर में नौकरानी की तरह दिन रात काम करती थी, तब तुम लोगों ने मुझे इंसान तक नहीं समझा था। तुम्हारी माँ ने लगभग मेरी जान ले ही ली थी, तब तुम्हारा रिश्ता कहाँ गया था? आज तुम लोग कंगाल और लाचार हो गए हो, तब मेरी याद आई है, मेरी अच्छाई की भी एक हद है और वो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की। फिर मैंने गार्ड की तरफ देखा और कहा, इन लोगों के चेहरे अच्छी तरह याद रखिए, आज के बाद इन्हें कभी बिल्डिंग के अंदर मत आने दीजिए। अगर ये कोई हंगामा करें तो सीधा पुलिस को फ़ोन कर दीजिए। इतना कहकर मैं पलटी और लिफ्ट की तरफ चली गई। पीछे से अक्षय की माँ के रोने की आवाज़ और रश्मि की गालियाँ लगातार सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने मेरे कदम एक पल के लिए भी नहीं रोके। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ और मेरे पुराने समय के सारे बुरे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए।
मैं अपने काम में खूब कामयाबी हासिल कर रही थी, अच्छी-अच्छी कहानी लिख रही थी। मेरी पहली फ़िल्म ही सबसे ज़्यादा कामयाब हुई थी, मेरी कमाई भी और ज़्यादा बढ़ गई थी। सबसे पहले मैं अपने माता-पिता के घर गई और उनका पूरा कर्ज़ चुका दिया। उसी रात मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा, मम्मी पापा, ये आपकी बेटी की तरफ से है। अब आपको किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा बेटा मेरे मम्मी पापा के पास रहता है, वो उसका ख़्याल रखते हैं और मैं अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करती हूँ। मैंने ससुराल में होने वाले खुद पर अत्याचारों के खिलाफ अकेले ही आवाज़ उठाई थी और अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। अब मुझे किसी बात का डर नहीं था। अंधेरे पुराने समय को हमेशा के लिए मैं पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ गई थी।